सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी लर्निंग हब पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है और बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपके 12 क्वेश्चन स्टार्टिंग के वो आएंगे एमसीक्यू, 6 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान वाले और फिर 12 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज हम इसी परीक्षा की तैयारी को लेकर अध्याय फर्स्ट चैप्टर जो है आपका साइंस का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर में से बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, उनके बारे में बात करेंगे। इस क्लास में मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को आंसर की व्याख्या सहित समझाऊंगा और ये मेरा विश्वास है कि अगर आप इस क्लास को पूरी देखते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही ढंग से समझते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 12 क्वेश्चन नहीं, पूरे आपके 12 तो ऑब्जेक्टिव टाइप, 6 रिक्त स्थान वाले और 12 शॉर्ट आंसर टाइप वाले, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और क्लास को सही तरीके से देखना है, ढंग से पूरी लास्ट तक देखिए। और अगर आप लोगों को इन एमसीक्यू के आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, वैसे मैं आंसर आपको बताऊंगा, आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं आप तुरंत साइड में एक नोटबुक लें और नोटबुक में 1 से 20 तक गिनती लिख लें और 20 तक गिनती लिख के आप सबके आगे डैश डैश करके रिक्त स्थान छोड़ दें। अब जैसे ही मैं आपको जैसे पहला क्वेश्चन दिखाऊं तो पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप वहां लिखिए। ऐसे पूरे 20 क्वेश्चन तक आप जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आंसर आप लिखिए और सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही। फिर मेरे सॉल्यूशन के बाद में आप इनको क्या करें, अपने प्रश्नों का मिलान करें कि आपने जो उत्तर दिए वो 20 में से कितने सही है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस अध्याय का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक और ऑप्शन डी प्रतिफल। अब यहां पर आप लोगों को देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा। आप लोग आपने जो नोटबुक ली है उसमें आपका आंसर लिखिए। अभी मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, अभिक्रिया जैसे कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें A + B 2 पदार्थ मिलके अभिक्रिया करते हैं और नया पदार्थ बना लेते हैं AB। तो अभिक्रिया करने वाले जो पदार्थ हैं, इन अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को तो हम कहते हैं अभिकारक, मतलब अभिक्रिया कर रहे हैं। और अभिक्रिया के बाद में, अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ नया बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो ध्यान दीजिए, ये तो हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। इनको हम क्रियाकारक भी कहते हैं, A और B को, और इनको हम क्रियाफल भी कहते हैं। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न को देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो यह क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा संक्षारण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, या तो आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए या फिर ऑप्शन को काटना आना चाहिए कि हाँ कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, संक्षारण भी नहीं हो सकता, तो फिर इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। अब आप लोगों को जब डिटेल में चैप्टर पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि तो होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं अपचयन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये तो आता है ऑक्सीकरण में, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना ये आता है अपचयन में। तो इस हिसाब से अब आपको यहाँ देखना है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, लेकिन आप जब ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन में तो ऑक्सीकरण है ही नहीं। तो ध्यान से देखिए कि ऑक्सीकरण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उपचयन। ऑक्सीकरण बोल दो या उपचयन बोल दो, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, उपचयन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है Fe + CuSO4 इज इक्वल इनटू Cu + FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है किस प्रकार की है। जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े होंगे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, और यहाँ पर देखो ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम अगर इसको प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है Fe + CuSO4। अब यहाँ देखो आप कि Fe की जो क्रियाशीलता है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, Cu से, तो Cu की क्रियाशीलता कम हो गई। ठीक है, Fe यहाँ से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो कॉपर बाहर आ जाता है और FeSO4 के साथ संयुक्त होकर FeSO4 साल्ट बना लेता है। अब यहाँ पर देखो, इसने इसको यहाँ से हटाया, हटाने का मतलब इसने इसको क्या किया, विस्थापित किया है ना। तो ये अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, विस्थापन अभिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चौथा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ZnO + C इज इक्वल इनटू ZnOC। यहाँ समीकरण लिखते हैं हम, तो इसको इधर लिख देता हूँ मैं, ZnO + C इज इक्वल इनटू Zn + CO। यहाँ पर देखिएगा कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया होती है तो जिंक बाहर निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन कह रहे हैं कि कार्बन उपचयित हो रहा है, दूसरा जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा कार्बन अपचयित हो रहा है और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो यहाँ देखिए भाई, जिंक ऑक्साइड अपने पास इधर दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है। अगर इसको देखें अपन तो देखो, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलने के बाद में जिंक बना है, मतलब ये ऑक्सीजन निकला है तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और कार्बन में देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया,
ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और उपचयन जब होता है तो उसे उपचयित कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया पहला ऑप्शन जो है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। लेकिन यहाँ तक अपन को नहीं रहना, चारों ऑप्शन को हमको देखना है। दूसरा ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, जिंक ऑक्साइड तो उपचयित कहाँ हो रहा है, वो तो अपचयित हो रहा है, उपचयित नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीकरण थोड़ी हो रहा है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कार्बन अपचयित हो रहा है, नहीं, कार्बन तो ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो उपचयित थोड़ी हो रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो नहीं, ये बाकी के सारे जो ऑप्शन हैं ये गलत हो जाएंगे। अपने पास में सही ऑप्शन जो है वो रहता है ऑप्शन ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा 5वां आप लोगों के सामने। प्रश्न है देखिए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ अभी ऊपर अपन ने पढ़ी थी एक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, उसी के हिसाब से अगर इसको अपन देखें तो ऑप्शन देखिए पहले, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो होगी। आप देखिए ऊपर जाइए कि सोडियम सल्फेट, ये सोडियम और ये सल्फेट, ये बेरियम और ये क्लोराइड। अब देखो कि इधर बन रहा है बेरियम सल्फेट, मतलब इस बेरियम ने क्या किया, सोडियम को यहाँ से विस्थापित किया। वैसे इसको सही ढंग से देखें तो सोडियम क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो सोडियम क्या करता है, बेरियम को यहाँ से विस्थापित कर देता है और बेरियम यहाँ से उठ के कहाँ आ जाता है, सोडियम की जगह आ जाता है। तो देखो सोडियम बेरियम की जगह पहुँचेगा तो बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम अगर बेरियम की जगह पहुँचेगा तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और बेरियम अगर सोडियम की जगह जाता है तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। तो ऐसे देखो एक बार तो यहाँ विस्थापन हुआ और दूसरी बार यहाँ विस्थापन हुआ, तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब विस्थापन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। एक बार तो यहाँ सोडियम बेरियम की जगह जा रहा है, बेरियम सोडियम की जगह पे आ रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है अभिक्रिया CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन देखना है, किसका अपचयन हो रहा है। देखो CuO, इसमें से ऑक्सीजन निकला है, मतलब ऑक्सीजन हटा है, तो ये अपचयन ही हो गया। इसका किसका हुआ है, कॉपर का अपचयन हुआ है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपचयन तो किसका हुआ है, ऑप्शन देखो भाई, पहला ऑप्शन CuO, दूसरा H2, तीसरा Cu और चौथा H2O। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ CuO में से ऑक्सीजन निकला है तो कॉपर का अपचयन हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियां विघटित होती है, पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाती है तो उनका अपघटन होता है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो ध्यान दीजिए, देखो ये दो तो नहीं होंगे, उभयगामी और प्रतिस्थापन तो नहीं होंगे। लेकिन इसको देखिए आप, जब अपघटन होता है तो वहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब हीट उत्पन्न होती है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा अगर उत्पन्न होती है तो उस अभिक्रिया को अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। डिटेल चैप्टर जब पढ़ा तो वहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा, सही आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अब देखिए यहाँ पर अपचयन नहीं है, ध्यान रखना। उपचयन किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण के नाम से ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये ध्यान रखो। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है उपचयन। उपचयन क्या है, ऑक्सीकरण है, तो उपचयन क्या है,
ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल सही होता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाँ होता है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखो, उपचयन बोल दो या ऑक्सीकरण बोल दो, दोनों में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो ये सभी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज जिस पर आता है तो उस पदार्थ की मात्रा तो बढ़ जाती है, और पॉजिटिव चार्ज जिस पर आता है उस पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला के जलने वाले पदार्थ का नाम आपको बताना है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, केरोसिन भी ज्वाला के साथ जलता है, कोयला नहीं, मीथेन गैस ज्वाला के साथ जलती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि कोयला जो है ये ज्वाला के साथ में नहीं जलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां ये रहा आप लोगों के सामने। 10वां प्रश्न है, ये रहा प्रश्न 10। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आप लोगों को देखना है। पहला है उपचयन, दूसरा है संयोजन, तीसरा ऊष्माक्षेपी और चौथा ऊष्माशोषी। तो देखिए, श्वसन की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, ऊष्मा से रिलेटेड है। ये श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा का उत्सर्जन जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो उपचयन और संयोजन तो हो नहीं सकता। अभी मैं आप लोगों को इसकी समीकरण भी लिख के बताता हूँ कि जब श्वसन की क्रिया होती है तो क्या होता है, कैसे श्वसन की अभिक्रिया होती है। जैसे देखो C6H12O6, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, O2 इसमें ऐड होता है, और ऐड होके जो समीकरण बनती है 6CO2 बनते हैं और 6H2O बनते हैं, और यहाँ पर एनर्जी हमको प्राप्त होती है। ग्लूकोज का क्या होता है, किण्वन होता है, और किण्वन से एनर्जी प्राप्त होती है 38 ATP, जिसको आप अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में, कि वायवीय श्वसन में से तो बनते हैं 36 ATP और 2 ATP बनते हैं अवायवीय श्वसन के। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा, ये इधर साइड में मैंने इसको समझा दिया है। इस प्रकार श्वसन जो क्रिया है, श्वसन कैसी क्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस मतलब LPG। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या हो गई, LPG। अब इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मुख्य अवयव कौन सा है वो देखना है। प्रोपेन है या मेथेन है या फिर ब्यूटेन या एथेन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ब्यूटेन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्यूटेन के सूत्र की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट में अपन C4H10 लिख देते हैं। अगर इसको श्रृंखला के रूप में लिखें तो CH3 CH2 और CH3, ये इसका श्रृंखला के रूप में इसका सूत्र होता है। CH3 CH2 CH2 CH3, इसको C4H10 भी लिख देते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। अगला 12वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोगों को जब रासायनिक समीकरण लिखवाई जाती है तो वहां देखो समीकरण में, जैसे मैं लिख के बता दूं कि जैसे मैंने लिखा C+O2 इज इक्वल CO2, तो यहाँ पर जब इनको लिखा होगा तो छोटे छोटे यहाँ पर जैसे S ब्रैकेट में लिख दिया S, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया G और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया G। तो ये क्या होती है, ये इनके अवस्था का प्रतीक होता है कि ये जो पदार्थ हैं क्या ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है। और एक होती है जलीय विलयन वाली अवस्था,
तो जलीय विलयन में है। तो इनको चारों को मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि सॉलिड के लिए तो क्या लिखते हैं, नीचे छोटा सा s लिखते हैं, ठोस के लिए, द्रव के लिए L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं, और जलीय विलयन अगर किसी का है तो उसके नीचे AQ लिखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन AQ, दूसरा L, तीसरा S और चौथा G। तो यहाँ देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्वाटिक जिसको अपन बोलते हैं, एक्वाटिक। दूसरा जो है यहाँ पर, दूसरा लिक्विड के लिए है, तीसरा सॉलिड के लिए है और चौथा गैस के लिए है। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, एक्वाटिक। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली जो फिल्म है वो बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, Ag का या AgBr का, C AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का, या फिर Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का। तो इनमें से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली जो फिल्म है उसको बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न ये रहा, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात में होता है। जल का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, फॉर्मूला होता है H2O, और जब इसका अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होती है। अब वहाँ पर इन दोनों का जो अनुपात होगा, मोल अनुपात होगा, इन गैसों का मोल अनुपात क्या होगा, देखिए पहला 1:1, दूसरा 1:2, तीसरा 2:1 और चौथा 3:2। तो जैसे आप लोगों को सूत्र दिखाई दे रहा है H2O का, जल का जब सूत्र देख रहे हैं अपन, तो जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिले हुए हैं, तो इनके जो परमाणुओं की संख्या है, देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इसी आधार पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के जो मोल हैं वो प्राप्त होंगे, और मोल अनुपात इनका रहेगा 2:1, H2 के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया का उदाहरण आप लोगों को देखना है। तो देखिए, उबलता हुआ जल, जल को उबाल रहे हैं, तो क्या इसका दहन हो रहा है, क्या इसका दहन नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, मोम का पिघलना, मोम पिघलता है तो अवस्था परिवर्तित हो रही है, दहन थोड़ी हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, पेट्रोल का जलना, पेट्रोल जल रहा है तो पहले तो पेट्रोल था, बाद में जलने से क्या बन गया, धुआं बन गया, तो फिर हमारे पास में पेट्रोल थोड़ी है, तो इसमें दहन हो रहा है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो चौथा ऑप्शन नहीं है, पहला दूसरा नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, पेट्रोल का जलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 10वां आप लोगों के सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण असंतुलित है। मतलब असंतुलित समीकरण को आपको देखना है। सबसे पहले तो ये पता चले कि असंतुलित समीकरण होती क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये तो होते हैं इधर वाले तो अभिकारक, इधर वाला होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वो कैसी समीकरण होगी, असंतुलित समीकरण होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक समीकरण को हम। इधर है H2 + Cl2 और 2HCl। देखिए दोनों तरफ मेरे हिसाब से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। दूसरी समीकरण को हम देखते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस PbO, NO2 और O2। तो इसको जब हम देखते हैं तो इसमें देखिए, जैसे इधर Pb कितना है 1, इधर Pb कितना है 1, इधर ऑक्सीजन को देखिए आप कितना है 6 है, इधर ऑक्सीजन को देखेंगे तो इधर ऑक्सीजन कितना है अपने पास में 5 ही है। ये यहाँ तक पहुँच गए तो ये असंतुलित है, लेकिन आगे वाली समीकरणों को भी हम देखते हैं। ठीक है, अगला समीकरण है 2H2O2 और 2H2O। देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन है 4,
और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये भी संतुलित है। मतलब पहली भी संतुलित, दूसरी भी संतुलित, सॉरी तीसरी भी संतुलित है। चौथी को देखिए, चौथी क्या है 2KClO3 2KCl और 3O2। यहाँ पोटेशियम को देखिए, इधर पोटेशियम कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं 2। इधर क्लोरीन को देखिए 2, इधर भी क्लोरीन कितने हैं 2। इधर ऑक्सीजन को देखिए 3 दूनी 6 और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 6, मतलब ये भी संतुलित है। तो ये भी संतुलित हो गई। अपने पास में ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बचा है बी। ये जो है ये संतुलित नहीं है, और जो संतुलित नहीं है वही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, PbNO3 वाला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कैसे हैं, क्यों हुआ, मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है Cl2 + 2Ki = 2KCl + I2 एक क्या है, एक क्या है, संयोजन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर समावयवी अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये कैसी अभिक्रिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो ऊपर अभिक्रिया में यहाँ Cl2 है, यहाँ Ki है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड है। और इधर देखो ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ से इनकी जगह पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन की जगह क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। आयोडीन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बन गया और यहाँ इधर आयोडीन बाहर आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इसका क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। तो ये जो समीकरण है, अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह कैसी अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। ध्यान रखना, अवकरण को अपचयन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन तो हो ही नहीं सकती, और भोजन का पाचन हो रहा है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी नहीं हो सकती। ऑक्सीकरण और अपचयन में से होगा। तो देखिए जब भोजन का पाचन होता है तो वहां पर उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है, तो ऑक्सीकरण होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न कि अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड + CO = Zn + CO2 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ इस समीकरण में से आपको देखना है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए यहाँ ZnO से क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है। ऑक्सीजन हट रहा है तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। ऊपर देखो CO में O2 जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है ना, मतलब CO का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब ऑप्शन देखो CO2 ऑक्सीकृत होता है, नहीं CO2 तो बना है, ऑक्सीकृत कैसे होगा। ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं ZnO में से तो ऑक्सीजन हटा है, कैसे ऑक्सीकरण होगा। CO का अवकरण होता है, CO का अवकरण होता है, या फिर देखिए जिंक ऑक्साइड का अवकरण होता है। अब अवकरण का मतलब क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ अवकरण का मतलब होता है अपचयन। तो ऊपर देखिए ZnO का अपचयन हुआ है, तो ZnO का अवकरण हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ZnO का अवकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है ये हम लोगों को छांटना है, देखना है, असत्य वाला। ठीक है, पहला ऑप्शन ये रहा
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। अवकरण का मतलब अभी मैंने बताया था आपको, अपचयन होता है। तो हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और जो सी है, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। हाँ, ऑक्सीकारक पदार्थ जो है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला है चौथा ऑप्शन कि अवकारक पदार्थ ऑक्सीकरण होता है। अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? नहीं, ऑक्सीकारक पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण। तो ये वाला जो ऑप्शन है चौथा वाला, ये गलत हो जाएगा। और प्रश्न पूछ रहा था, देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। तो चौथा ऑप्शन अपना गलत है और यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आज की क्लास के ये 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। प्रश्न और प्रश्नों का सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को बताया, कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और चैनल पर बने रहिए। जब तक साइंस का पेपर नहीं होगा उससे पहले मैं जितने भी चैप्टर आपके एमसीक्यू से जुड़े हुए हैं, मतलब जिस चैप्टर से एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस बनेंगे, उन सारे चैप्टर्स का वीडियो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।